नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भारती भारद्वाज आप सबों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि एक तरह से कहा जाए हमारे लिए सांसों के समान है। हमारे देश में मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने अमेरिका से प्रेरित होकर ली है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई अधिकार तो बहुत सारे हैं, तो अधिकार और मूल अधिकार इन दोनों में क्या कोई फर्क है? तो हाँ, बिल्कुल है। हमारे मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो नैसर्गिक रूप में हम लोगों को मिले हुए हैं, प्राकृतिक रूप से हम लोगों को ईश्वर ने दिए ही थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने उस पर ये मुहर लगा दी कि ये ऐसे अधिकार होंगे जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों से नहीं छीना जाएगा। ये वो अधिकार है जो हर नागरिक प्राप्त करता है, जिस भी तरीके से उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो। तो भारतीयों को ये अधिकार तो मिले हैं, साथ ही साथ ये भी एडवांटेज मिला है कि इन अधिकारों को सामान्य परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों से कोई नहीं छीन सकता है। और अगर कभी आपातकाल भी हो तो कुछ ऐसे आर्टिकल भी होंगे जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि वो भी सस्पेंड नहीं होंगे। इन अधिकारों को सस्पेंड सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिनके हनन की अवस्था में अगर हम लोग न्यायालय जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए रिट की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 32 में अगर आप देखें तो आप मौलिक अधिकारों की हनन की अवस्था में अगर न्यायालय जाते हैं तो न्यायालयों को भी विशेष अधिकार है कि वो खास किस्म के जो आदेश है वो पारित करें, जिनको हम लोग रिट कहते हैं या जिन्हें हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इन सब के अलावा हम लोगों को ये भी अधिकार है, यानी भारतीय नागरिकों को ये भी अधिकार है कि भारतीय नागरिक इस संबंध में सीधे सुप्रीम कोर्ट तक आवाज लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी महत्ता कितनी है। तो हमारे संविधान में भाग 3 जो है वो पूरी तरह से मौलिक अधिकारों को समर्पित है। तो याद रखिएगा, भाग नंबर 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है या जुड़ा हुआ है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ भाग है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। कहां से कहां तक है तो इनको याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है। किन अधिकारों की? मौलिक अधिकारों की। तो ये दो चीज बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। दूसरा, हमारे मौलिक अधिकारों को कहां से कहां रखा गया, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका विस्तार है। तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक हमारे मौलिक अधिकारों की ही चर्चा की गई है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इन जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं उनमें किन किन मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, यानी ऐसा अधिकार जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव बरतने की गुंजाइश न हो। तो हमें एक नहीं कई तरह की समानता दी गई है जिसको हम लोग आगे चर्चा में बढ़ाएंगे। 14 आर्टिकल, 15, 16, 17 और 18 ये ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें हम लोगों को अलग अलग तरह की समानताएं दी गई हैं। किसी तरह का भेदभाव ना हो सके नागरिकों से, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। कहां से? 14 से 18 आर्टिकल के बीच में।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है हम लोगों का, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको 19, 20, 21 और 22 चार आर्टिकल्स में शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22 का जो बंच है वो किसमें शामिल है? हमारी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तीसरी जो चीज मिली है हम लोगों को, कि अगर हमारा शोषण होता है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग आवाज उठा सकते हैं, और इसका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो दिया गया है अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। अति इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोगों को याद करना है। नेक्स्ट जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक रूप से भी हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं, और हम लोगों को अपने धर्म को मानने, उसको फैलाने, उसके लिए प्रबंध करने की व्यवस्था दी गई है, जो कि 25 आर्टिकल से लेके 28 के बीच है। इसको भी हम लोगों को याद रखना है। 25, 26, 27 और 28 नंबर आर्टिकल जो है वो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा हमारे संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार है, जो कि 2 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 में है। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक ही अनुच्छेद 32 में है, और इसमें एक तरह से कहा जाए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, जिससे न केवल हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप परीक्षा के भी दृष्टिकोण से देखें तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसमें वैसी व्यवस्था ही की गई है। न्यायालयों के द्वारा रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 32 में है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स पर दृष्टिपात करेंगे कि हमारे इस पूरे प्रकरण में जितने भी, इस भाग में जितने भी अधिकार हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, और बहुत अच्छी तरह से इनको हम लोग हर एंगल से पढ़ेंगे कि किस हद तक हम लोगों को समानता दी गई है, कहाँ कहाँ समानता दी गई है, कहाँ इसमें कुछ बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। ये सारा कुछ जो जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी एग्जाम्स में पूछने की संभावना है, हर एंगल को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कुछ केस हिस्ट्रीज भी, मतलब इससे जुड़े हुए कुछ वाद जो है उनको भी देखेंगे, क्योंकि उनसे भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार ऐसा सेक्टर है जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन आते ही हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। इसलिए अगर आप इनको अभी पढ़ रहे हैं तो ये एक तरह से आने वाले भविष्य के लिए भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, जो कि 12 से लेके 35 तक पूरी तरह से विस्तृत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई 12 से 35 की तो हम लोगों ने बात की, लेकिन जब हम लोगों ने अधिकारों की बात की तो 14 से शुरू किए हैं, 14 से समानता का अधिकार बताए हैं। तो पहले हम लोग 12 और 13 में क्या दिया गया है इसको देखते हैं, क्योंकि ये अधिकारों से संबंधित तो है, लेकिन डायरेक्टली अधिकार के रूप में ये अधिकार इसमें नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसमें ये दिया गया है 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा। ऐसे क्षेत्र जो राज्य परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं उनमें मौलिक अधिकार समान रूप से लागू होंगे, पूरी तरह से लागू होंगे। इसको छोटे में दिया जाता है राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो उसमें पूरे देश का इलाका आएगा ही, साथ ही साथ हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और हमारे राज्य सरकार के बारे में भी ये बताया गया है कि केंद्र में जो भी सरकार होगी वो हमारी सरकार के अंतर्गत आएगी। इनमें इनका भी संबंध जो होगा हमारे मौलिक अधिकारों से जिस प्रकार को होगा उसको पूरी तरह से इसमें दर्शाया गया है।
वैसे तो मूलतः अगर आप देखें तो 12 नंबर आर्टिकल से बहुत कम प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आर्टिकल 12 में क्या है। तो 12 नंबर आर्टिकल राज्य की परिभाषा से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 13। इसमें तो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट किया गया है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि, विधि मतलब कानून, राज्य मतलब केंद्र में केंद्र सरकार, देश के लिए केंद्र सरकार, तो राज्य में राज्य सरकार, क्योंकि यहाँ पर राज्य शब्द की जो विस्तृत परिभाषा दी गई है उसमें दोनों को ही शामिल किया गया है। तो इसमें ये लिखा गया है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो क्या हो, मौलिक अधिकारों से असंगत हो या उसका हनन करे या उसको कम करे। चलिए, इसमें समझने वाली बात क्या है कि कोई भी हमारे यहाँ कानून विधि नियम बनाए जाएंगे, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, तो वो ऐसा नहीं बनाया जाएगा या राज्य क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी एजेंसी हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं होगा कि वो ऐसे नियम बनाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हो या उससे असंगत हो, मतलब उससे बिल्कुल डिफर हो, उसके विपरीत हो या उससे तालमेल न रखते हो, जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार न्यून भी हो उसको भी गलत माना जाएगा। मतलब विधि ऐसी बनेगी, कानून ऐसा बनेगा, नियम ऐसा बनेगा जिससे मौलिक अधिकार पर कुप्रभाव ना पड़े। इफेक्टेड भले हो सकते मौलिक अधिकार, लेकिन बैड इफेक्ट ना पड़े, मतलब मौलिक अधिकारों की शक्ति कहीं कम ना हो। समाप्त होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां कम होने पर भी रोक है तो वैसी परिस्थिति में ये सोचना कि ऐसी कोई विधि बना ली जाएगी जिससे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ये तो सरासर गलत बात है। तो हमारे यहाँ राज्य सरकार अपने क्षेत्र में, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या उसका हनन करे, और इसी में ही है कि भाई या उसकी शक्ति को अल्प करें। मौलिक अधिकारों की शक्ति को कम करने वाली भी विधि नहीं बनाई जाएगी। क्लियर? तो ये दो आर्टिकल में इस आर्टिकल को तो आपको जरूर याद रखना है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट हम लोगों का आता है कि जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 में क्या है। तो आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष समानता पर जोर देता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, नस्ल का हो, उन सब के लिए एक ही विधि का निर्माण करेगी। सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनेगा और उन पर एक समान लागू भी किया जाएगा। इसको हम लोग फिर से विस्तार से देखेंगे, पहले हम लोग समानता को देख लें कि कौन कौन सी समानताएं हैं। अनुच्छेद 15 जो है वो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र, ये विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष समानता है। ये जनरल जो सामाजिक समानता है उसकी बात करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, मतलब कोई भी स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अगड़ी पिछड़ी जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नस्लीय आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में किसी भी तरह का भेदभाव करना वर्जित होगा, अपराध होगा, गलत होगा। इसको भी हम लोग और डिटेल देखेंगे कि कहाँ ऐसा हो सकता है, क्या इसके कुछ अपवाद हैं, इसको हम लोग फिर डिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में, मतलब सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी अपॉर्चुनिटीज हैं या योजनाएं हैं, किसी तरह का लाभ है, उसमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन यहाँ पर चूंकि आ गया है तो नौकरी पेशा से संबंधित लाभ की
इसमें बात की जा रही है, उसमें सभी को बराबर रूप से अवसर दिए जाएंगे। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को छुआछूत हम लोग कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ये करना तो बहुत ही अमानवीय है, तो हमारे देश में अस्पृश्यता अपराध मानी जाएगी। छुआछूत अगर कोई करता है किसी के साथ तो ये पूरी तरह से गलत है, एक तरह से उसके मौलिक अधिकारों का ये हनन है, एक तरह से क्या, मौलिक अधिकारों का हनन है ये। और 18 में है उपाधियों का अंत। अंग्रेज के समय में जो भी उपाधियां दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, या अब जो उपाधियां दी जाती हैं, उन सब के विषय में कहा गया है कि पुरानी उपाधियां तो अब मान्य है ही नहीं, और नए तरीके से जो भी राज्य के द्वारा उपाधियां दी जाएंगी उसका आधार क्या होगा, उसका आधार योग्यता होगा। अब योग्यता के आधार पर ही सारी उपाधियां लोगों को दी जाएंगी। कुछ विशेष करने पर, कुछ आप में खास हो तब, तो जिस क्षेत्र की उपाधि है वो उसे ही प्राप्त होगी जो उसके योग्य हो। तो आज हम लोगों ने पहला जो चरण था वो ये देखा कि कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से कहाँ अलग है, समानता का अधिकार क्या है, कौन सी समानताएं दी गई हैं। कल हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, समानता का डिटेलिंग पढ़ेंगे और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो काफी विस्तृत है। तो हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार कल डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।